हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और टारगेट हमने बना रखा है 2027, यानी कि जो भी एग्जाम देने वाले हैं अगले ईयर, उनके लिए यहाँ पर मैं एक रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। हाँ, तो देखा जाए, अगर पहली बार आप आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब वीएच क्लासेस भाई पीके सर को, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पर डिलीवर करूँ आप तक इजिली इसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए और बोर्ड का प्रिपरेशन जो है आसानी से हो सके। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट और लीड रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है लाइफ की सर्वाइवल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हाँ, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, सब को पता है। हर एक अप्लायंसेस बिना इलेक्ट्रिसिटी की पॉसिबल है भी नहीं। तो फिलहाल हम लोग जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर उन सब चीजों को समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है जिसके वजह से जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं वो चल पाते हैं। जैसे कि ये बोर्ड ही देख लीजिए चल पा रहा है। तो सिंपल सा अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मींस कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज का ना एक तरीके से एक ग्रुप होता है, एक पैकेट का फॉर्म होता है जो कि ट्रैवल करता है किसी भी पाथ के थ्रू, इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, और फाइनली वही फ्लो ऑफ चार्ज जो है करंट के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कि अब ये करंट जो है जिस रास्ते से गुजरता है ना उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक पाथ का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग आखिर बोलेंगे कब, कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कब हम लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रिक पाथ होने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट होने के लिए एक इनपुट सोर्स होना चाहिए, एक आउटपुट सोर्स होना चाहिए, वायर होना चाहिए और एक स्विच होना चाहिए। यानी कि ये 4 आइटम जो है काफी नेसेसरी है। इनपुट सोर्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, जैसे कि फैन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो स्विच हम लोग ऑन करते हैं, देन जाकर के हमारा फैन जो है ऑन हो पाता है। कहने का मतलब कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो इनपुट हो गया, एक स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, यानी कि सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। वायर के थ्रू जो है हमारे फैन तक एज ए आउटपुट सोर्स, यानी कि फैन हमें हवा देता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए ये 4 आइटम जरूरी है। तो सर्किट 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑन और दूसरा ऑफ सर्किट। हाँ, एक होता है क्लोज सर्किट और दूसरा होता है ओपन सर्किट। हाँ, क्लोज और ओपन। ओपन का मतलब है कि वायर जो है ना, वायर हट गया, ऐसे याद रखिएगा। ओपन का मतलब ऑफ, यानी कि तार अलग हो गया। अब आपका जो भी अप्लायंसेस है, चाहे वो फैन हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो टीवी हो, वो नहीं चलेगा। और क्लोज का मतलब कि वायर आपका क्या है जी, तो सटा हुआ है। तो तार सटा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि आपका जो अप्लायंसेस जो है वो काम करेगा। तो अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक करंट का, तो फ्लो ऑफ चार्ज आप लोग समझ गए, जिसे हम लोग अमीटर से जो है मेजर करते हैं, याद रखिएगा। यानी कि अमीटर इज द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज कि एम्पियर इसका एसआई यूनिट होता है। हाँ, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर। ठीक है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इसका कूलॉम्ब होता है एसआई यूनिट। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो एम्पियर है, जो अमीटर है, उसको हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्या होता है सीरीज और क्या होता है पैरेलल, ये मैं आगे बताऊंगा। हाँ, तो आप याद रखिएगा ये चार्ज के लिए है, इसका एसआई यूनिट कूलॉम्ब हो गया। तो फॉर्मूला होता है क्यू का, क्यू इक्वल टू आई टी। आई जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट कर रहा है और टी जो है टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले थे ना, वो सारा हमने मेंशन कर दिया है। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट का सिंबल जानेंगे, ओम्स लॉ जानेंगे, रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी जानेंगे, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट जानेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जानेंगे, पावर एंड एनर्जी जानेंगे। हाँ, तो कहानी में स्टार्ट होता है हमारा यहां से। तो देखिए और बारी बारी समझिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कन्वीनियंस
सॉरी, कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये मेन टर्म्स याद रखना है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें देखिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट आप जब आगे की क्लास में जाइएगा 11-12 में तो वहां पर एक ट्रायंगल लॉ पढ़ना होता है। हाँ, तो ये ट्रायंगल लॉ को जो है ये फॉलो नहीं करता है, दैट्स वाई ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर इसको माना जाता है। एसआई यूनिट हो गया एम्पियर, 1 एम्पियर का वैल्यू क्या होता है 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। हाँ, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने बता दिया कि अमीटर है, जिसको हम लोग सीरीज में सर्किट में सीरीज में हम लोग कंबाइन करते हैं। सीरीज कहने का मतलब कि दीपावली में आप लोग देखे होंगे सीरीज बल्ब, हाँ उसी तरीके से सीरीज में। सीरीज और पैरेलल क्या होता है अभी आगे बात होगा। हाँ, फिलहाल यही समझिएगा कि जो आप दिवाली में बल्ब यूज करते हैं ना सीरीज बल्ब, वही उसी तरीके से इसको भी यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला यहां पर हो गया Q इक्वल टू आई टी, आई करंट था, चार्ज था और T टाइम था। अब 2-3 यूनिट याद कर लीजिए। मिली एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, और एक नैनो भी याद कर लीजिए। तो ऐसे ये तो याद ही रहेगा 3, 6 और 9, 9, 9 N से 9 और N से याद रखिएगा नैनो, ठीक है। और ये हो जाएगा माइक्रो और ये हो जाएगा मिली, ठीक है। तो मिली, माइक्रो और एक नैनो होता है 10 टू द पावर 9। अगर 1 कूलम चार्ज की अगर बात किया जाए तो वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन उस पर अवेलेबल होता है। ये वैल्यू जो है आपको दिमाग में रखना है। आगे चला जाए और ये सब कॉपी पर अपना लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं कि क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मींस टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन यानी कि इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि किसी भी यूनिट चार्ज को अगर इनफाइनाइट से ना या इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जिस पॉइंट पर लाए तो उस पॉइंट से अनदर पॉइंट पर अगर लेकर जाते हैं चार्ज को, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही है कि अगर इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पर ला देते हैं, इधर पता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर अगर लेकर आते हैं तो उसे नाम दे देंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बात किया जाए फॉर्मूला का तो इसे V से डिनोट करते हैं, दोनों को V से ही, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को V से हम लोग डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू हो जाता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है ये और ये वर्क डन है और ये C चार्ज है। अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए दोनों का, तो दोनों का एसआई यूनिट वोल्ट होता है और इसका जो डिवाइस जिससे मेजर किया, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जा रहा था, अमीटर से, वैसे ही इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। अमीटर जो था सीरीज में कंबाइन था और ये पैरेलल में कंबाइन होगा। इसका भी सेम 1 वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। आगे चलते हैं। A cell or battery maintains the potential difference across a conductor and drive current through the circuit. The energy is supplied by the chemical reaction inside the cell. मतलब सेल के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो सिंपल सा बात है कि सेल के इनसाइड में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से फ्लो ऑफ करंट जो है बना रहता है एक टाइम ड्यूरेशन तक। यहां पर सिंबल है जो कि गलत बन गया है, एआई ने बना दिया है गलत, तो छोड़िए इसको, यहां पर आ जाइए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, समझिएगा इस चीज को। देखिए, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मेनली आपका क्या बताता है वो समझिएगा। तो कह रहा है
कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इट्स एंड्स। यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, ये दिमाग में रखना है। जब भी आप लिखिएगा तो मेंशन करना होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से, मतलब कि कोई भी आइटम जिससे कि करंट फ्लो कर जाएगा, तो वही बता रहा है कि करंट जो फ्लो होगा कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। हाँ, यानी कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस इट्स एंड। हाँ, और तो कहने का मतलब कि इसी के साथ एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट ऐड करके और फाइनली ओम्स का लॉ जो है फॉर्मूला आता है V इक्वल टू आई आर। हाँ, यानी V इक्वल टू आई आर, इसी को आप चेंज करके दो तीन फॉर्मूला यहां से डिराइव कर सकते हैं। तो क्या होगा, आई का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए V यही रहेगा, आर को डाउन कर दीजिए, अब आर भी, हाँ तो आर देखिए आर यही रहेगा, तो हो जाएगा V अपॉन आई। ठीक है, आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस एक डिवाइस है जो कि एक्सेस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। आप लोग देखे होंगे बल्ब में ना कुछ इस तरीके से ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस है। तो आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच अपोज द एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा, जब भी आपके सर्किट में अगर करंट का बाढ़ आ जाता है ना, बाढ़ आ जाता है इन द एक्सेस, अगर करंट फ्लो होने वाला होता है तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, मेल्ट डाउन करता है और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये आर से डिनोट किया जाता है, जिसका एसआई यूनिट ओम, और ये ओम साहब ने ही अपने नाम पर ओम्स रख दिया था इसका ऐसा यूनिट। Resistance is a constant proportionality. It depends on the nature of the material, remains constant for the given conductor constant। कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ, और करंट के बीच में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर डायग्राम ड्रॉ करिएगा, हाँ ग्राफ ड्रॉ करिएगा, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। हाँ, तो ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। हाँ, जैसे अभी हमने बताया कि मटेरियल ऑफ द सबस्टेंस, या मटेरियल मतलब कि सबस्टेंस का मटेरियल क्या है, वो वैसे यहां पर देखेंगे तो देखिएगा एसआई यूनिट तो पता है कि ओम होता है, और एक ओम का वैल्यू जो है 1 ओम का वैल्यू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। हाँ, ये हो गया रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ, यानी कि एक्सेस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इट। ये सब नोट्स जो है ना आप अपने कॉपी में मेंशन देखिए। तो पहला क्या है कि लेंथ पर डिपेंड करता है। हाँ, यानी कि जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का लेंथ क्या है, या करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स अ लेंथ। कहने का मतलब कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसके, ये एल है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। हाँ, जितना लंबा आपका वायर होगा वो अफेक्ट डालेगा। हाँ, जितना शॉर्ट वायर होगा वो अफेक्ट डालेगा। दूसरी चीज है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि आपके वायर का जो है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, मेनली वायर की अगर बात किया जाए तो उसका कितना एमएम है, 1 mm है, 1.5 mm है, 3 mm है। तभी तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल अगर हम लोगों को बल्ब जलाना होता है तो उसके लिए नॉर्मल सा अगर 1/2 mm काफी अगर वायर रहे तो आसानी से हम लोग जला लेते हैं। लेकिन अगर वही एसी वगैरह रहे तो 2 से 2.5 mm 4 mm की हमें नीड हो जाती है। तो क्रॉस सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल हैव अ डिफरेंट रेसिस्टिविटी। सबका रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। रेसिस्टिविटी को ऐसे डिनोट किया जाता है। कहने का मतलब कि सिल्वर और गोल्ड जो है ना बड़ी अच्छा मटेरियल माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए। सवाल ये है कि भाई तो आखिर सिल्वर का वायर जो है क्यों नहीं यूज किया जाता है। सिल्वर का वायर अगर पतला भी रहे, मतलब पतला भी रहे, तो एसी मस्त चलेगा। लेकिन सवाल है कि इतना बियर कौन कर पाएगा, अंबानी साहब ही बियर कर पाएंगे, सबके बस की चीज तो नहीं है। तो नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो भी अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ द मोस्ट कंडक्टर इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा
जो रेजिस्टेंस ऑफ मोर कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखना है। लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। और ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, रो और ये है लेंथ अपॉन ए, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। देखिए रेजिस्टेंस का क्या था, रेजिस्टेंस का ओम था और रेसिस्टिविटी का ओम मीटर है। जब यूनिट एरिया पर मेजर करते हैं ना रेजिस्टेंस को, तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं रेसिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी के रेफरेंस में रो एल अपॉन ए, ठीक है। और रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। रो डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, न कि इसके लेंथ और एरिया पर। ये भी दिमाग में रखिएगा कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, न कि लेंथ पर और न ही एरिया पर। यहां पर कुछ अप्रोक्सीमेट रेसिस्टिविटी हमने दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर। आप याद कर सकते हैं कि सिल्वर का 1.6 इंटू 10⁻⁸ होता है, कॉपर का 1.6 इंटू सेम ही दोनों का होता है। हाँ, एल्यूमिनियम का 2.6, नाइक्रोम का 100 इंटू 10⁸, और ये है रबड़ ग्लास का ये होता है। हाँ, ये सब पता है कि बेस्ट कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को ना, बहुत बेस्ट कंडक्टर। एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह सब बहुत अच्छा होता है। हाँ, कॉपर का देखिए यूज इन वायर में हम लोग यूज करते हैं, एल्यूमिनियम भी वायर में यूज करते हैं, नाइक्रोम एलवाई हीटिंग एलिमेंट के रूप में, और रबड़ ग्लास को एज अ इंसुलेटर यूज करते हैं। देखिएगा कंडक्टर, इंसुलेटर और वायर। मेटल एंड एलवाइज हैव अ लो रेसिस्टिविटी। अब देखिए नॉर्मल हम लोग क्या जानते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर। हाँ, कंडक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर मतलब जो न करे, ठीक है। यहां पर जो है हम लोग जानेंगे रेसिस्टिविटी के रेफरेंस में। कहने का मीन्स कि जो आपका गुड कंडक्टर है, हाँ, उसका रेसिस्टिविटी जो है वो लो होगा। हाँ, रेसिस्टिविटी लो होने का मतलब जस्ट इसका पॉजिटिव, अगर इंसुलेटर का बात करिएगा तो उसका रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस काफी हाई होगा। सिंपल सी बात है कि एक अगर वुड को लिया जाए तो वुड का जो रेजिस्टेंस है वो काफी हाई रहेगा। रेजिस्टेंस का काम क्या है जी, तो रेजिस्टेंस का काम है इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करना, रोकना या फिर एक्सेस फ्लो। तो सिंपल सी बात है कि काफी हाई रहेगा रेजिस्टेंस, तो लकड़ी से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, उसको वहीं पर अपोज कर देगा। और जस्ट इसका अपोजिट अगर गुड कंडक्टर होगा तो वहां पर काफी लो होता है, लो होता है रेसिस्टिविटी, तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाता है। इंसुलेटर में रबड़ और ग्लास, और गुड कंडक्टर में आप बोल सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी है। अब यहां पर समझा जाए, ये सीरीज और पैरेलल वाला सीन है। हाँ, सीरीज और पैरेलल। सीरीज का हमने बोला था कि जो आप अपने घरों में दीपावली के टाइम में जो बल्ब लगाते हैं, सीरीज बल्ब है। हाँ, अब जो हमारे घरों में जो भी वायरिंग हुई है ना, उसको हम लोग पैरेलल में बोलेंगे। एक चीज और, जो ट्रांसफार्मर से या मेन पोल से आपके घर तक आता है वो सीरीज है, और घर में तो हो ही गया। एक और डिफरेंस है बहुत आसान सा, आपको दिमाग में ये रखना है कि सीरीज के लिए ना एक ही स्विच होता है। अब आप देखिए ना, दिवाली वाला जो बल्ब है उसमें मात्र एक ही रहता है स्विच, और बहुत सारे बल्ब होते हैं। हाँ, लेकिन वही घर की अगर बात कीजिएगा तो हर एक बल्ब, फैन जो भी हो, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है स्विच, इंडिविजुअली सबके लिए स्विच है। जहां पर इंडिविजुअली स्विच होगा उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, और जहां पर सिंगल स्विच होगा उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। तो ये दिमाग में रहना है। हाँ, सिंगल सीरीज याद रखिए, एस से सिंगल और एस से सीरीज। हाँ, तो देखिए सपोज कि यहां पर, और एक और पहचान है अब यहां पर जो बता रहा है, हाँ, एंड टू एंड। कहने का मतलब कि सपोज कि ये रेजिस्टेंस है एक R1, हाँ, और एक ये है, अब इधर तो फिर नहीं बनाइए, आगे बना दिया जाए, ये R2 है और ये R3 है। हाँ, तीन यहां पर देख रहे हैं आप लोग, रेजिस्टेंस है। अब तीनों को क्या कर दिया जाए, बस एंड टू एंड मिला दिया जाए, तो ये हो गया सीरीज में। सीरीज के लिए फॉर्मूला जो निकलता है आर सीरीज का, वो R1 प्लस R2 प्लस
R3 देखिए, ये यानी कि इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंस निकालिएगा तो R सीरीज का R1 R2 R3, और इसी पे न्यूमेरिकल भी पूछता है, बस जो भी वैल्यू दिया रहेगा ना उसको ऐड कर लीजिएगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज में वो ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा, इन सब से ना जो फाइनल रिजल्टेंट जो मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उसका वैल्यू ग्रेटर होगा। अरे सिंपल सी बात है जी, कि ये अगर 5 है, ये 10 है, ये 8 है, हाँ, तो ये टोटल तो 23 ना आ गया, तो 23 जो इक्विवेलेंट है वो इंडिविजुअल से तो ग्रेटर ही ना है, ये ध्यान में रखना है। देखिए अब ये देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच रजिस्टर, ये इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबसे क्या होगा, करंट जो है ना सेम फ्लो करेगा, और टोटल वोल्टेज जो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज जो होगा उसका सम जो निकलेगा उन सब का ऐड करके फाइनल। तो एक ये भी याद रखिएगा कि सीरीज में क्या होता है ना कि करंट सबके पास ना सेम में पहुंचता है, दैट्स वाई अगर एक भी बल्ब खराब होता है ना तो सारा का सारा बल्ब खराब हो जाएगा, लेकिन घरों में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है करंट का। हाँ, और इसमें अगर एक बल्ब खराब भी होगा ना तो दूसरा आपका ऑन एंड ऑन रहेगा और अच्छे से काम भी करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सीरीज था, अब दूसरा पैरेलल देखिए। हाँ, पैरेलल का हमने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन इसको थोड़ा समझा देते हैं। सपोज कि यहां पर भी 3 रेजिस्टेंस है, देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हाँ, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पर और एंडिंग पॉइंट भी एक पॉइंट पर, और फाइनली इनको जोड़ दीजिए आप किसी भी बैटरी या सेल के थ्रू जो भी है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला निकल कर आएगा 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ठीक है, सिंपल सा। दूसरी चीज कि इसमें भी सेम देखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल इज ऑलवेज लेस, वहां पर ग्रेटर हो रहा था बट यहां पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है ना, दैट्स वाई यहां पर लेस हो जाएगा। इफ वन ब्रांच ब्रेक अदर कीप वर्किंग, ध्यान में रखिएगा, वहां पर क्या हो रहा था, अगर एक ब्रेक होगा तो सारा का सारा खत्म, बट यहां पर एक ब्रांच भी ब्रेक होगा तो बाकी का सब यूज होगा, और इसका यूज जो है हाउस होल्ड वायरिंग में हम लोग करते हैं घर में। सेम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ईच रजिस्टर, यहां पर भी क्या होगा कि सेम वोल्टेज अप्लाई होगा रजिस्टर में, टोटल करंट जो होगा सम ऑफ द ब्रांच करंट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, हीटिंग इफेक्ट कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड as a heat while the current flow through a resistor, it is called the heating effect of current governed by Joule's law of heating। समझिएगा ये चीज बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। हीटिंग इफेक्ट क्या है, आप ये देखिएगा कि फैन अगर काफी देर से चलता रहे या बल्ब काफी देर से ऑन रहे तो आप ये फील कीजिएगा, जब टच कीजिएगा तो वो काफी ना हीट पैदा करता है, थोड़ा सा ना गर्मी आपको फील होगा। तो यही चीज तो है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है और उसका एज अ इफेक्ट हीट हमें मिल रहा है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग यूज करते हैं अपना जो आयरन है ना, आयरन कपड़ा देते हैं उस पर, गीजर जो है वो, टोस्टर वगैरह हो गया, हाँ, और भी बहुत सारे अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह जो है ये हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। फॉर्मूला जूल्स का होता है हीटिंग इफेक्ट के लिए, H इक्वल टू करंट का स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। H हीट प्रोड्यूस हुआ, I करंट हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया ओम में, और टाइम T हो गया। फ्यूज वायर हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टिविटी, ये अब बताते हैं कि फ्यूज क्या है, पहले इधर देखा जाए। अब कहां पर इसका यूज होता है, देखिए इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन में, टोस्टर में, केटल में यूज नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है। बल्ब में भी एज अ फिलामेंट के रूप में टंगस्टन ग्लो करता है व्हाइट हॉट टू प्रोड्यूस लाइट। इलेक्ट्रिक फ्यूज की अगर बात करिएगा तो प्रोटेक्ट सर्किट, पहले ना फ्यूज वगैरह, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ना
वो यूज किया जाता है। अब तो उसके जगह पर एमसीबी यूज किया जाने लगा, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज किया जाने लगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो रहता है और जो रेसिस्टिविटी होता है वो काफी हाई होता है। तो वो गया जमाना की तार लगा करके और फिर घुसा दिया जाता था, फिर ऐसे निकाल करके खराब होता था तो फिर से वायर वगैरह को कनेक्ट कर दिया जाता। अब ऑटो कट वाला सिस्टम हो गया, उसके जगह पर एमसीबी वगैरह जो है ना यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। देख ही लीजिए, ये भी कह रहा है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम और डिसिपेटेड इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कह रहा है कि रेट जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जाता है किसी भी सर्किट में, उसे इलेक्ट्रिक पावर का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग मेनली डिनोट करते हैं P इक्वल टू वी आई, या फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर। एक और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसी का सिंपल सा ये फॉर्म है, याद रखिएगा। हाँ, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो तीनों में से कोई भी जो है आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एसआई यूनिट की अगर बात करेंगे तो इसका वाट होता है और एक वाट का वैल्यू क्या होता है, जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, और 1 किलोवाट कहने का मतलब कि नॉर्मल अगर एसआई यूनिट की अगर बात किया जाए पावर का तो वाट होता है, बट बड़ी यूनिट पर अगर मेजर करिएगा तो इसका वैल्यू किलो वाट आवर होता है, यानी कि एक यूनिट को ही डिनोट करता है। यानी कि एक देखिए 1 किलोवाट में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो कहने का मतलब ये रहा आपका फॉर्मूला, जो भी हमने फॉर्मूला बताया आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहीं पर इस चैप्टर का रिवीजन जो है खत्म हो जाता है और आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, जिसको भी जरूरत है शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे चैप्टर में। धन्यवाद।